आदर्श स्टडी पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो हम लोग की फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग आगे 76 से प्रश्न करेंगे। आप लोग सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। देखिए ये जो है आप लोग की एक विद्युत धारावाही परिनालिका होती है। जब किसी भी विद्युत धारावाही परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाकर इंटर करता है। इधर देखिए नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल से अंदर जा रहा है। तो जो ये विद्युत धारावाही परिनालिका होती है इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। यही अगर सिंपल चुंबक रहता, यदि कोई सिंपल चुंबक है जैसे कि कोई वो विद्युत चुंबक नहीं है, अस्थायी चुंबक है, तो उसमें जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है किनारों पर प्रबल होता है और बीच में जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है, लगभग शून्य के बराबर होता है और किनारों पर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। लेकिन जब विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर जब चुंबकीय क्षेत्र का बात आएगा तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सब बिंदुओं पर समान होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। देखिए फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, एक वाम हस्त का नियम और एक दाएं हस्त का नियम। तो फ्लेमिंग के जो वाम हस्त के नियम होती है उसमें अपनी बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अंगुली को इस तरह फैलाया जाता है कि तीनों के बीच तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे कि मान लीजिए पूरा हम नहीं बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जिसमें ये आप लोग का हो गया अंगूठा, ये आप लोग का हो गया तर्जनी और ये हो गया आप लोग का मध्यमा। तो अंगूठा जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में वो आप लोग के बल को सूचित करता है, चुंबकीय बल को सूचित करता है जो अंगूठा होता है। और तर्जनी जो होती है चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करता है, जो तर्जनी उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करता है। और मध्यमा जो होती है विद्युत धारा को दर्शाती है। ये बल और गति दोनों को दर्शा सकता है जो अंगूठा है। तो इसमें पूछा गया है आप लोगों के प्रश्न में कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो होती है, देखिए जैसे कि ये आप लोग की मान लीजिए कि वाम हस्त हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं अंगूठा और ये जो अंगुली होती है इसको बोला जाता है तर्जनी और ये जो अंगुली इधर दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है मध्यमा। ये देखिए पांचों जो अंगुली है हम लोग की सबसे बीच में कौन सी अंगुली है, ये वाली अंगुली है, तो इसी के कारण इसको मध्यमा बोला जाता है। जो बीच में रहती है अंगुली उसको क्या बोला जाता है मध्यमा। और इसके बाद अंगूठा तो सब विद्यार्थी जानते हैं, विद्यार्थियों को सिर्फ कन्फ्यूज होता है कि मध्यमा कौन है और तर्जनी कौन है। तो मध्यमा जो बीच की अंगुली होती है सबसे पांचों अंगुली में उसे मध्यमा बोला जाता है और इस अंगुली को तर्जनी बोला जाता है। तो इस तरह फ्लेमिंग ने अपना नियम दिया था कि जब इस तरह फैलाएंगे बाएं हाथ को तो तीनों परस्पर एक दूसरे को लंबवत बनेंगे। तो अंगूठा जो है चालक की गति और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा जो है विद्युत धारा को सूचित करेगी। तो इस प्रश्न में जो आप लोग का हो जाएगा तर्जनी जो है आप लोग की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये आप लोग का हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बोला है कि कोई धन आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। पहले किधर था, पश्चिम की ओर था, पहले इस तरफ था, लेकिन जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है तो वो ये जो कण था इस तरफ से उत्तर की ओर चला जाता है। तो उत्तर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी क्या होगी, ऊपरी मुखी होगी, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ऊपरी मुखी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए विद्युत फ्यूज हम लोग घरों में किस लिए लगाते हैं, विद्युत फ्यूज घरों में आप लोग को लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है कि जब भी कहीं विद्युत धारा का मान बढ़े तो ये जो हो विद्युत फ्यूज ये किसी भी उपकरण को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद जो है परिपथ में धारा के प्रवाह को तोड़ दे, यानी खुद मतलब पिघल कर गल जाए। इसीलिए घरों में विद्युत फ्यूज लगाया जाता है और यह जो विद्युत फ्यूज है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये तो याद करने वाला प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज थी आप लोगों के फैराडे साहब ने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत
धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, बोल रहा है कि में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन बोल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, बिल्कुल गलत है, तार के लंबवत नहीं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। हाँ, तो ये आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी रेखाओं का केंद्र जो होता है तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि तार के समांतर हो। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो और ये होती है जिनका उद्भव तार से होता है, ये भी नहीं होगा। आप लोग का बी नंबर बिल्कुल सही है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति है, ये आप लोग का जनित्र हो जाता है। जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। विद्युत बल्ब के भीतर जो हम लोग के घरों में विद्युत बल्ब लगे होते हैं लाल वाले बल्ब, उसमें जो भरी होती है निष्क्रिय गैस भरी होती है, क्योंकि निष्क्रिय गैस होती है ऐसी गैस जो किसी भी अन्य गैसों से अभिक्रिया नहीं करती है या किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है। इसी के कारण विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। यदि निष्क्रिय गैस की जगह पर और कोई भी गैस भरी जाएगी तो दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके बल्ब को बहुत जल्दी फ्यूज कर देगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के बारे में दिया गया है। विद्युत चुंबक क्या होता है, इस बारे में दिया गया है। इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। देखिए जो विद्युत चुंबक होता है वो नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होती है। विद्युत चुंबक जो है नरक लिखा गया है, यहाँ पर होगा नर्म लोहे। विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे से ही बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई परिनालिका है, अगर परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, विद्युत धारा, और इसके भीतर अगर कोई नरम लोहा डाला जाएगा तो नरम लोहा के डालने पर उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं, समझ गए। तो विद्युत चुंबक जो होता है हमेशा नरम लोहा का बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का विभव होता है। पृथ्वी का जो विभव होता है शून्य होता है। ये आप लोग को बहुत ईजी प्रश्न है, इसको याद करना है आप लोगों को। प्रश्न है विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज के जो तार का जो मिश्रण होता है वो आप लोग का होता है सीसा प्लस टीन का। आप लोग इसका जो प्रश्न का उत्तर जाएगा सीसा व टीन, ये नंबर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि जो कांसा होता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है। कांसा यानी कि ब्रोंज। लोग बताइएगा ब्रोंज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो किस चीज़ का मिश्रण होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल यानी कि होता है EMF। EMF का जो मात्रक होता है आप लोग का होता है वोल्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसे बोला जाता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। देखिए डायनेमो का जो सिद्धांत होता है आप लोग का होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। या डायनेमो का सिद्धांत हो या मोटर का सिद्धांत हो, दोनों सिद्धांत जो होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। देखिए डायनेमो जो है इसे ही हम लोग जनित्र भी कहते हैं। जनित्र यानी कि जनरेटर। जनरेटर आप लोगों ने शायद कभी ना कभी देखा हो या इसके बारे में नाम सुना होगा। जनरेटर जो है या जनित्र है डायनेमो, इसमें हम लोग डीजल डालते हैं तब यह चलता है और इसके चलने के बाद जो है हम लोग को विद्युत धारा प्राप्त होती है। यानी कि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा उसे कहते हैं जब कोई मशीनों द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब मशीन कोई कार्य करता है तो उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा को जो है डायनेमो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसलिए 89 का ये आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। देखिए बोला गया है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से ये नहीं होगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ये आप लोग का सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर ही हम लोग का विद्युत मोटर कार्य करता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा का एक उपकरण है। और विद्युत धारा का जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना होगा तो उसमें हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम का उपयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। बोला गया है किसी छड़ चुंबक के अंदर, जैसे कि मान लीजिए ये एक छड़ चुंबक हो गया है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा पूछा गया है। तो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। लेकिन वहीं अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की अगर बोला जाए कि अंदर कैसे जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो अंदर है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब अंदर जाने की बात होता है तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और बाहर जो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। देखते हैं इसमें ऑप्शन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव बोल रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो ये बाहर होता है तो ये नहीं होगा। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव यानी कि ये अंदर होता है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन यानी कि दिशा परिवर्तन का कार्य। दिशा परिवर्तन देखिए विभक्त बलय जो होता है विद्युत मोटर में आप लोग का लगा होता है।
जब विद्युत मोटर का आप लोग चित्र देखेंगे, ऐसे आप लोग का दो चुंबक होते हैं इधर, और इस तरह कुंडली लिपटी रहती है, और यहाँ पर आप लोग के विभक्त बल लगे रहते हैं जो कि दिशा के परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो विभक्त बल विद्युत मोटर में लगा होता है जो दिशा परिवर्तन का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। देखिए, जब विद्युत सेल से धारा प्राप्त किया जाता है तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है। सिरों के बीच जो विभवांतर होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज आप लोग के ऑस्टेड ने किया था। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ठीक है, शुष्क सेल जो होता है उसमें एक होता है धन इलेक्ट्रोड और एक होता है ऋण इलेक्ट्रोड। तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है आप लोग का जस्ता का बना होता है, और जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो आप लोग का पीतल का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने जो बच्चे यूज करते हैं उसमें हम लोग, आप लोग घर में भी देखे होंगे, जो छोटी छोटी बैटरियाँ जो होती है, हम लोग के जो बच्चे खिलौने खेलते हैं उसमें छोटी छोटी ऐसी बैटरियाँ लगी होती है। तो इन बैटरियों को हम लोग बोलते हैं शुष्क सेल। क्या बोलते हैं इन्हें? सूखा सेल। अगला है 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में वोल्ट जो दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया है, और क्या दिया है? 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश, यानी क्यू का जो मान दिया गया है 2 कूलाम दिया गया है, और पूछा गया है कार्य कितना होगा, कार्य के बारे में पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं V बराबर जो होता है, V यानी विभवांतर बराबर क्या होता है? W/Q, ये सूत्र होता है। तो W का मान हम लोग को निकालना है, तो W को इसी तरफ रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा? W बराबर V × Q। तो V का मान कितना है? 10, और Q का मान 2, तो आप लोग को हो जाएगा 20 जूल। देखिए प्रश्न में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है 20 जूल बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है 50 हर्ट्ज होती है, और अमेरिका में जो यूज होता है 60 हर्ट्ज यूज होता है अमेरिका में। एक प्रारूपिक सौर सेल कितना विद्युत वाहक बल विकसित करती है? जो प्रारूपिक सौर सेल होता है वो आप लोग का 0.5 से 1 वोल्ट के बीच जो है विद्युत वाहक विभवांतर विकसित करता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है आप लोग का होता है काला। अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।